Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to our channel Extra Grade E-Learning. जैसे कि मैंने एक टर्म यूज़ किया ई-लर्निंग, ये एक ई-लर्निंग चैनल है जिसके थ्रू आप अपने सारे एकेडमिक क्लासेस के जो वीडियोस हैं उसके थ्रू आप नॉलेज गेन कर सकते हैं और अपने जो एकेडमिक क्लासेस से रिलेटेड का जो कोर्स है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं थ्रू दिस वीडियो. सो वेलकम टू एक्स्ट्रा ग्रेड ई-लर्निंग. आई एम मिताली भार्गव. वेलकम्स यू इन आवर चैनल. और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज. लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक्स्ट्रा ग्रेड के बारे में. एक्स्ट्रा ग्रेड जो कि एक ई लर्निंग ऐप है और इस वीडियो में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप की लिंक भी जो है वो अवेलेबल है. तो आप वहाँ से इस यूट्यूब वीडियो के अलावा आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू द डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है. और इसके अलावा हम कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी हम अवेलेबल हैं लाइक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड इसके अलावा हम ट्विटर पर भी अवेलेबल हैं. ठीक, सो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे जाकर हमारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं. और आपको एक्स्ट्रा ग्रेड ई लर्निंग के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8178203852. यस, दिस इज़ आवर एक्स्ट्रा ग्रेड ई लर्निंग कॉन्टैक्ट नंबर जहाँ पे आप कॉल करके एक्स्ट्रा ग्रेड के बारे में और इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं. सो चलते हैं और बात करते हैं कि एक्चुअल में हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर कौन सा है और क्या नाम है उस चैप्टर का. जैसे कि मैंने बोला चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज. तो बात करते हैं चैप्टर के बारे में. सो जैसे कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम. ठीक, बायोलॉजी आप इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से. स्टार्टिंग से ही आपने एक ही बुक में केमिस्ट्री पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, साथ में बायोलॉजी के और भी चैप्टर्स आपने इससे पहले पढ़े हैं. तो ये है बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर? चैप्टर 14 जिसका नाम है क्या? नेचुरल रिसोर्सेज. अब नेचुरल रिसोर्सेज ये टर्म जब भी हमारे माइंड में आता है ना तो हम ये सोचते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है. बच्चे सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है इसको लर्न करने की, हम तो इजीली एग्जाम में आएगा तो हम इसका जो आंसर है वो हम तो इजीली पुट कर आ जाएंगे और हमें अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे. बिल्कुल सही, ऐसा होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा सोचते भी हैं. लेकिन बात आती है कि जब हम इस चैप्टर को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, इसके बारे में इतना नहीं पढ़ते हैं, और जब एग्जाम में हम जाते हैं और जब हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर से तो हम वहाँ पे उसके जो आंसर्स हैं वो इजीली पुट नहीं कर पाते हैं. लाइक अगर 3 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ रहा है नेचुरल रिसोर्सेज से, जो कि आता ही है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप आंसर्स जो है वो इस मैनर में लिख देते हैं कभी कभी कि आपको फर्स्ट मार्क एक ही मार्क मिलता है, जो कि आपके लिए ऑब्वियसली एक माइनस पॉइंट ही होता है. तो इसीलिए इस चैप्टर को निगलेक्ट ना करके अगर इस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से समझा जाए ना तो डेफिनेटली आप अपनी लैंग्वेज में भी उसको इजीली जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे एग्जाम में तो उस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक, तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है, अच्छे से समझेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ताकि जो 3 मार्क्स आपको इस चैप्टर से मिलने वाले हैं वो आप प्रॉपरली गेन कर सकें. ठीक, सो बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. जो टर्म है नेचुरल रिसोर्सेज क्या है एक्चुअल में, अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो नेचुरल का मतलब क्या होता है? नेचुरल का मतलब नेचर. नेचर मतलब क्या? प्रकृति. तो नेचर मतलब हुआ प्रकृति, लेकिन नेचर मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक. यानी ऐसी चीजें जो प्राकृतिक होती है, यानी कि जो हमें किससे मिली है? नेचर से मिली है. तो नेचुरल का मतलब क्या हुआ? नेचुरल का मतलब हुआ गिफ्टेड बाय नेचर. गिफ्टेड बाय नेचर. ठीक, अब रिसोर्सेज की बात आती है तो रिसोर्सेज दैट मीन्स रिसोर्सेज मतलब यूजफुल थिंग्स, ऐसी चीज़ें जिनका हम यूज करते हैं डेली. तो रिसोर्सेज से क्या मतलब हुआ? यूजफुल थिंग्स. सिंप्लीफाई कर दिया मैंने इन दोनों टर्म्स को. कौन कौन से? नेचुरल को सिंप्लीफाई किया. नेचुरल मतलब क्या? गिफ्टेड बाय नेचर. रिसोर्स मीन्स क्या? यूजफुल थिंग्स. तो अब अगर मैं इन दोनों टर्म को साथ में कंबाइन करके ये कह दूं कि ऐसी यूजफुल थिंग्स जो कि गिफ्टेड है नेचर के द्वारा, यानी जो हमें गिफ्ट की है नेचर ने,
तो क्या मैं गलत कह सकती हूँ या मैं गलत कह रही हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। ऐसी यूजफुल थिंग्स जो हमें दी है नेचर ने, जो कि गिफ्टेड बाय नेचर है हमें, उसे हम बोलते हैं, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक, तो टर्म यहाँ पे क्लियर हुआ, व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज हम पढ़ रहे हैं और इस आगे आने वाली पूरे वीडियोस, इस वीडियोस की जितनी भी सीरीज है उसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड वो सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जिसको हम बहुत ही छोटा छोटा समझते आए कि ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन नहीं, छोटी चीज़ है पर बहुत बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है आपके लिए। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम नेचुरल रिसोर्सेज के और भी कई सारे जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करेंगे और भी टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे। लेकिन बात हो रही है यहाँ पे किसकी? नेचुरल रिसोर्सेज टर्म की। हमने नेचुरल रिसोर्सेज टर्म को तो समझ लिया, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज एक्चुअल में ज़रूरी क्यों है? ऑब्वियसली हम अर्थ पे रह रहे हैं और अर्थ पे रहने के लिए हमें इतने सारे जो है कई सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है, लाइक एयर है, वाटर है। ठीक, हमें जब हम सांस लेते हैं तो हमें सांस के लिए, हमें रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरत किस चीज़ की है? एयर की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि एयर में प्रेजेंट होता है, एयर क्या है? ऑक्सीजन है एक तरह से। एयर में क्या प्रेजेंट होते हैं? O2 यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और हमें रेस्पिरेशन के लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन। वाटर, वाटर क्यों ज़रूरी है भाई? अगर हमें इस प्लानेट पर अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें वाटर तो नेसेसरी है। विदाउट वाटर हम ज़्यादा दिन तक हमारी लाइफ जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती है। तो ये सब क्या है? एयर है, वाटर है, सॉइल, ये सब क्या है? एक्चुअल में दीज आर दी नेचुरल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि ये हमने नहीं बनाए हैं, ये प्रकृति है, यानी कि ये नेचर ने हमें दिए हैं। तो हम आगे इसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब एयर, वाटर, सॉइल, ये सब ये सब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास भी, क्योंकि हम दोनों लोग ही, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग, हम दोनों ही रहते हैं कहाँ पे? अर्थ पे। और हमारे आसपास ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये सब हमारे ही सराउंडिंग होता है। ठीक, एटमॉस्फेयर भी होता है हमारे आसपास। तो जब हमारे आसपास का जो माहौल है, यानी कि जो स्फीयर है, उस स्फीयर की वजह से, उस स्फीयर में जो प्रेजेंट है, जैसे कि एयर है, वाटर है, सॉइल है, वो सब किसके अंडर आता है? वो सब आता है एक टर्म के अंदर जिसका नाम है बायोस्फीयर। बायो मतलब क्या? बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा स्फीयर जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों साथ में रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर कहा जाता है। लेकिन इन अदर वर्ड्स, अगर मैं आपसे बात करूं कि बायोस्फीयर किसको मिलाकर बोल सकते हैं, तो बायोस्फीयर हम किसे बोल सकते हैं? बायोस्फीयर हम बोल सकते हैं किसको? किससे मिलकर बनता है बायोस्फीयर? बायोस्फीयर मिलकर बनता है अर्थ की जो क्रस्ट होती है उससे, प्लस एटमॉस्फेयर से। अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर को मिलाकर जो बनता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं क्या? बायोस्फीयर। अर्थ क्रस्ट क्या होती है? अब आपके माइंड में ये टर्म जो है ना, इसको लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा कि अर्थ क्रस्ट क्या होती है। बिल्कुल, हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। भाई एटमॉस्फेयर तो हम एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर में क्या रहता है? मिक्सचर होता है किसका? डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का। एटमॉस्फेयर में O2 भी प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर में CO2 भी प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है, और क्लोरीन भी प्रेजेंट होती है। कई सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं जो कि मिलकर क्या बनाती हैं? एटमॉस्फेयर ही बनाती हैं। ठीक, जो कि हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग होता है। लेकिन अर्थ क्रस्ट क्या होती है? क्योंकि अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर के मिलने से ही तो बायोस्फीयर बन रहा है। तो अर्थ क्रस्ट, अब जैसे कि हम जानते हैं कि हम जिस प्लैनेट पे हम रह रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। ठीक, हम अर्थ पे ही तो रहते हैं और हम अर्थ पर ही रह रहे हैं। तो अर्थ की एक्चुअल में जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है ना, यानी कि जिस लेयर पर हम रह रहे हैं उसी को बोला जाता है क्या? अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो अर्थ की, जैसे कि मैं एक जैसे कि सपोज ये अर्थ है, ठीक, और इस अर्थ का मैंने एक पार्ट जो है वो कट करके मैंने ले लिया इस तरफ। ठीक, ये एक हमारी अर्थ है, इस पे बहुत छोटी दिख रही, पर एक्चुअल में बहुत ही बड़ा प्लैनेट है जो कि हम जानते हैं। तो इसका मैंने इतना एक स्मॉल पार्ट, अलग से इसका सेक्शन मैंने ले लिया। अब ये जो अर्थ है ना, ये भी डिवाइडेड होती है कुछ लेयर्स में। तो इसकी जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है ना, सबसे अपर लेयर, इसे बोला जाता है क्या? अर्थ क्रस्ट।
जो दूसरी लेयर होती है, यानी कि जो सेकेंड लेयर होती है, जिसे हम बोलते हैं आउटर कोर, और जो नेक्स्ट लेयर होती है उससे नीचे की जो लेयर होती है बिलो द आउटर कोर, उसे हम बोलते हैं इनर कोर। और इसी इनर कोर में प्रेजेंट होता है, इसी इनर कोर के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर प्रेजेंट होता है किसका, अर्थ का। ठीक, तो ये जो अर्थ क्रस्ट है ना, इसी पर हम रह रहे हैं। ठीक, और अर्थ क्रस्ट पे क्या क्या प्रेजेंट है, हम जिस जगह रह रहे हैं अर्थ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, भाई अर्थ पे तो वाटर भी प्रेजेंट है। ठीक, अर्थ पे तो माउंटेन्स भी प्रेजेंट हैं, और अर्थ पे क्या और क्या प्रेजेंट है, अर्थ पे ट्रीज भी प्रेजेंट है, कई सारी और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं अर्थ पे। तो एक्चुअल में हम जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है ना वो 75% वाटर से घिरा हुआ है। 75% मतलब कितना ज़्यादा, 75% हमारी अर्थ जो है ना वो वाटर से ही घिरी हुई है। तो अर्थ की हम अगर बात करें कि जो कैविटी होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये अर्थ की कोई कैविटी और इसमें प्रेजेंट है क्या, ओशियन, और ओशियन में एज यूजुअल क्या होता है, वाटर ही होता है। ठीक, तो अर्थ की कैविटी में क्या प्रेजेंट है, ओशियन, और साथ ही साथ इसके अलावा और क्या क्या प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट है क्या क्या, माउंटेन्स हैं, ट्रीज हैं, और उसके साथ साथ कुछ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हम प्रेजेंट हैं होते हैं, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं। तो यही सब मिलकर के क्या बनाते हैं, यही सब मिलकर के बनाते हैं अर्थ की जो क्रस्ट होती है, जो अपर लेयर होती है वो, यानी कि जिसे हम बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। ठीक, अब ये जो अर्थ क्रस्ट की बात तो हो गई, आउटर कोर और इनर कोर की बात भी हमने कर ली। तो हम रह किस पे रहे हैं, अर्थ क्रस्ट पे रह रहे हैं, और अर्थ क्रस्ट पे तो हम रह रहे हैं, पर हमारे आसपास जिस स्फीयर में हम रह रहे हैं, हम जिस स्फीयर में हम सरवाइव कर रहे हैं, जिस स्फीयर में हम सांस ले पा रहे हैं, उस स्फीयर को क्या कहा जाएगा, एटमॉस्फेयर। तो ये क्या हुआ, एटमॉस्फेयर। तो अब यहाँ पे हमारा जो टर्म है ना बायोस्फीयर, जिसको हमने बोला था अर्थ क्रस्ट प्लस एटमॉस्फेयर से मिलकर बना है, तो यहाँ पे हमारा ये टर्म जस्टिफाई हुआ। कैसे, क्योंकि अर्थ की क्रस्ट जिस पे हम रह रहे हैं, जिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और भी कई सारे लाइक वाटर भी प्रेजेंट है, माउंटेन्स भी प्रेजेंट है, सब कुछ हमारे इस अर्थ की क्रस्ट पे ही प्रेजेंट है। तो ये जो अर्थ की क्रस्ट है और इसके सराउंडिंग हम जिस स्फीयर में हम सर्वाइव कर रहे हैं, उस स्फीयर को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। तो ये अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर मिल रहे हैं, और जब ये मिल रहे हैं तो मिलके ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं बायोस्फीयर, जो कि हमने जस्ट अभी देखा। ठीक, अर्थ क्रस्ट प्लस एटमॉस्फेयर मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर तो भाई बन गया, ठीक, बायोस्फीयर बोलते हैं हम इसे, लेकिन बायोस्फीयर में भी तो कई सारे जो है कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, उन कंपोनेंट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बायोस्फीयर जो है ना वो और भी कई सारे फिजिकल डिविजन्स में इसका डिवाइडेशन किया गया है। बायोस्फीयर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, बायोस्फीयर मिलकर बना होता है किससे, अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर से, लेकिन इसका फिजिकली डिवीजन किया गया। तो बायोस्फीयर हम किसको भी बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तो फिर एज यूजुअल हमारा है ही। तो बायोस्फीयर के मेन कंपोनेंट्स हो गए लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक, तो इनको मिलाकर क्या बन जाएगा, हमारा बायोस्फीयर बन जाएगा। और बायोस्फीयर हमारा किससे मिलकर बनता है, अर्थ क्रस्ट प्लस एटमॉस्फेयर से, और आगे जाके बायोस्फीयर डिवाइड होता है किसमें, 3 डिवीजन्स में, फिजिकली बेसिस पे देखें तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर में। अब ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गई किसकी बात, बायोस्फीयर की बात। अब डेफिनेशन पर आते हैं कि बायोस्फीयर की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे कि हमने जस्ट डिस्कस किया, लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ where the atmosphere, hydrosphere and the lithosphere interact and make life possible is known as biosphere। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि हमने जस्ट देखा बायोस्फीयर किससे मिलकर बना होता है, अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर से मिलकर बना होता है। अर्थ क्रस्ट पे कौन प्रेजेंट होते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग प्रेजेंट होते हैं, लाइक, और माउंटेन्स है, ट्रीज हैं, ओशियंस हैं, ये सब किस पे प्रेजेंट है, अर्थ क्रस्ट पे ही प्रेजेंट है। लेकिन बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर एक लाइफ सपोर्टिंग जोन है, किसका, अर्थ का।
क्यों? क्योंकि इसी पर ही तो एटमॉस्फेयर है, इसी पर ही लिथोस्फेयर है, उसी पर ही हाइड्रोस्फेयर है। अब ये लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर ये सब क्या होता है, ये हम आगे इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे। सो द डेफिनेशन इज क्लियर, द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड द लिथोस्फेयर इंट्रैक्ट, साथ में इंट्रैक्ट करते हैं एंड मेक लाइफ पॉसिबल, और लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, इज नोन एज एन बायोस्फेयर। ठीक, अब चलते हैं, जानते हैं कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर क्या होता है। एक पिक्चर जिसको आप इजीली विजुलाइज कर पा रहे होंगे, इस पिक्चर के थ्रू हम समझेंगे कि बायोस्फीयर के जो मेन ये 3 कंपोनेंट्स हैं, ये इनको क्या क्या कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं लिथोस्फीयर की। लिथोस्फीयर, व्हाट डू यू मीन बाय द लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर इज नथिंग, लिथोस्फीयर इज अर्थ। अर्थ दैट मीन्स लैंड, वो लैंड जिस पे हम रह रहे हैं, वो लैंड जिस पे हम प्रेजेंट हैं, सॉइल प्रेजेंट है, लाइफ पॉसिबल है, लाइफ प्रेजेंट है। तो वो स्फीयर जिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसी जिस अर्थ पर सॉइल प्रेजेंट होती है, जिस अर्थ पर लाइफ प्रेजेंट है, उसी स्फीयर को कहा जाता है क्या? लिथोस्फीयर। ठीक, आप इजीली विजुलाइज कर पा रहे होंगे, लिथोस्फीयर यहाँ पे बोला गया है किसको? अर्थ को। ठीक, अब इसी तरह ही हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है भाई? हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है ना, हमारी अर्थ जो है वो 75% किससे घिरी हुई है? वाटर से घिरी हुई है। ठीक, तो वाटर से घिरी हुई है क्या 75% अर्थ, जिसमें कई सारे ओशियंस प्रेजेंट हैं, ओशियंस की वजह से ही तो वाटर हमें मिल पा रहा है। तो एक ऐसा स्फीयर जिसमें वाटर प्रेजेंट है, ठीक, वाटर प्रेजेंट है, उस स्फीयर को बोला जाता है क्या? हाइड्रोस्फीयर। ठीक, और एटमॉस्फेयर क्या हुआ? एटमॉस्फेयर एक ऐसा स्फीयर जिसमें एयर प्रेजेंट होती है, उसे ही कहा जाता है क्या? एटमॉस्फेयर। तो ये जो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर है ना, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो मिलकर के बनाते हैं बायोस्फीयर। अगर यही नहीं होंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि बायोस्फीयर टर्म जो है वो हमारा जस्टिफाई हो गया? क्योंकि लिथोस्फीयर जहाँ पे हम रह रहे हैं, हम सरवाइव कर रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर प्रेजेंट है, तभी तो हम वाटर ले पा रहे हैं, हमें वाटर मिल रहा है। और एटमॉस्फेयर यानी कि अर्थ, एटमॉस्फेयर जिसमें एयर प्रेजेंट है, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसी के थ्रू ही तो हम रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं। तो अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं हो, सपोज अगर एयर ना हो, ठीक है, या वाटर ना हो, तो क्या हम रह पाएंगे लिथोस्फीयर पे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, लाइफ ही पॉसिबल नहीं है भैया, सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये 3 मेन टर्म जो है, ये 3 मेन कंपोनेंट्स है किसके? बायोस्फीयर को जस्टिफाई करते हैं। कि जो डेफिनेशन हमने जस्ट पढ़ी थी कि लाइफ सपोर्टिंग जोन होता है अर्थ का, जहां पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, उसे कहा जाता है क्या? बायोस्फीयर। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये एटमॉस्फेयर एक अर्थ है, ठीक, और इसके अलावा यहाँ पे इस लैंड में, इस लिथोस्फीयर अर्थ पे क्या क्या दिया गया है? एनिमल्स हैं, और इसके अलावा प्लांट हैं, ट्रीज हैं, न जाने कितना, और इसके अलावा वाटर में क्या क्या प्रेजेंट है? ऑक्टोपस है, ठीक, छोटे छोटे प्लांट्स हैं और फिशेज हैं। तो आई होप कि आपको इस इमेज के थ्रू बायोस्फीयर जो है वो क्लियर हुआ होगा कि बायोस्फीयर किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि बायोस्फीयर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बायोस्फीयर में भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में बायोस्फीयर में 2 तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? बायोटिक और अबायोटिक। अब भी बायोटिक अबायोटिक कहाँ से आ गए, इन्हें क्या बोलते हैं? ये कुछ नहीं होते हैं। बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। जैसे कि एयर है, वाटर है, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है। भाई एयर और वाटर हमें लाइफ प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपके माइंड में आया होगा कि नॉन लिविंग में आ गए, बिल्कुल भैया नॉन लिविंग ही होते हैं। एयर थोड़ी ना खुद से सांस लेगी, या वाटर थोड़ी ना खुद से पानी पिएगा। एयर और वाटर दोनों क्या है? नॉन लिविंग है। ये हमें लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो हम इस प्लैनेट पे हम लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएंगे, हमारी लाइफ ही सस्टेन नहीं करेगी, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे हम। ये दोनों हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, ठीक, बट दे आर नॉट
लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर नॉन लिविंग, दे आर कंसीडर एज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इन्हें नॉन लिविंग ही बोला जाता है, ठीक। सो एयर एंड वाटर, दीज आर द नॉन लिविंग, एंड बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब बात करते हैं एक चार्ट के थ्रू हम बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स को हम इजीली समझ सकते हैं, ठीक। एक चार्ट यहाँ पे आपको विजुलाइज कर पा रहे होंगे आप इस चार्ट को, जिसमें एक तरफ बायोटिक और दूसरी तरफ एबायोटिक यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, लाइक प्लांट्स है, बिल्कुल, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, तभी तो प्लांट से ही तो हमें O2 मिल पाती है। अगर प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो क्या हमें O2 मिल पाएगी, बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। तो प्लांट क्या करते हैं, CO2 को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, O2 को एक्सहेल करते हैं, और फिर वो O2 हम ह्यूमंस और एनिमल्स क्या करते हैं, इनहेल कर लेते हैं, ठीक। तभी तो हम रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं, हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस जो है वो पॉसिबल है। सो प्लांट्स आर दी एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक components and animal as well as बिल्कुल fungi and bacteria, these are also a biotic, these are also a biotic components, ठीक। इसके अलावा नॉन लिविंग एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे वाटर है, सनलाइट है, सॉइल है, एयर है, टेम्परेचर है। क्यों भाई, ये तो नॉन लिविंग में आएंगे ना, क्योंकि एयर थोड़ी ना खुद से एयर लेगा, वाटर थोड़ी ना खुद से वाटर पिएगा, उन्हें थोड़ी ना लाइफ सस्टेन करने के लिए ये सब करने की ज़रूरत है। ये सब तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये नहीं होंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना। सो दीज आर दी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो इस चार्ट के थ्रू आपको बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं बायोटिक और एबायोटिक के। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज बायोस्फीयर, तो आप बायोस्फीयर की डेफिनेशन लिखेंगे, एक चार्ट बनाएंगे कि किस किस से मिलकर बना होता है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर से, और साथ ही साथ उसके बाद आप उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। जैसे कि हमने जस्ट डिस्कस किया बायोस्फीयर के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। बायोस्फीयर क्या होता है, अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर से मिलकर बना स्फीयर ही बायोस्फीयर कहलाता है। एक ऐसा स्फीयर जिसमें हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं टू मेक लाइफ पॉसिबल, ठीक। जिस प्लानेट पर हम रह रहे हैं उसी प्लानेट पर ही ये सब प्रेजेंट है। लिथोस्फीयर जिसे हम अर्थ बोलते हैं, जिस लैंड पे हम रह रहे हैं उसे ही लिथोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर लाइक जैसे ओशियन है, वाटर है, ओशियन है, सीज हैं जिनसे हमें वाटर मिल रहा है, ठीक, वो हो गए हाइड्रोस्फीयर। एंड एटमॉस्फेयर वो स्फीयर जिसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट है, उसे कहते हैं क्या, एटमॉस्फेयर। और ये तीनों मिलकर फॉर्म करते हैं बायोस्फीयर। फिर हमने बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स भी पढ़े थे, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, और नॉन लिविंग जो होते हैं वो कहलाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। जैसे कि एयर है, वाटर है, सोलर एनर्जी है, सॉइल है, टेम्परेचर है, दीज आर दी नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि हम बायोस्फीयर पढ़ रहे हैं, बायोस्फीयर के बारे में हमने जाना, लेकिन अब बायोस्फीयर में जो चीज़ें हैं जैसे कि वाटर है और एयर है, ये हमें एक्चुअल में मिली ज़रूर है, लेकिन ये हमें किससे मिली है, ये हमने खुद से तो बनाई नहीं है, ये हमें किसने दी है, नेचर ने ही तो दी है ये हमें। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज टर्म जो है उसको जस्टिफाई किया था कि नेचुरल मतलब क्या, गिफ्टेड बाय नेचर, रिसोर्सेज मतलब यूजफुल थिंग्स। तो वो चीज़ें, वो यूजफुल थिंग्स जिनका हम यूज़ करते हैं, और वो यूजफुल थिंग्स जो हमें दी हैं किसने, नेचर ने दी है, गिफ्टेड बाय नेचर, उन्हें कहा जाता है क्या, नेचुरल रिसोर्सेज। कौन कौन सी रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, एयर है, वाटर है, सनलाइट है, ठीक, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि इस इमेज आप देख पा रहे होंगे इमेज के थ्रू कि ये जो सनलाइट है वो क्या, वो हमें किसने दी है, आफ्टर ऑल सन जो है वो हमने थोड़े ना बनाया, वो तो नेचर ने बनाया है, ठीक। सो जो सनलाइट है वो क्या हो गई, वो भी सोलर एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होगी, नेचुरल रिसोर्स हो गई। साथ ही वाटर भी नेचुरल रिसोर्सेज है, एज वेल एज एयर भी नेचुरल रिसोर्सेज है, और जो सॉइल है वो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक। अब नेचुरल रिसोर्सेज की बात तो हमने की कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं
एक प्रॉपर वे में और जिनका प्रॉपर यूज़ करने पर भी वो ख़त्म हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम प्रॉपर, जिनका हम यूज़ करेंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी, यानी कि वो ख़त्म हो जाएंगी, और कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। तो उस बेसिस पे हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स को, कि नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक, सो on the basis of their resources, on the basis of their availability, natural resources को define किया गया दो कैटेगरीज में, inexhaustible और exhaustible में। inexhaustible resources कौन से resources होते हैं? वो resources जो कि present हैं abundance quality में, abundant quality में present हैं, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पर present हैं, जो कि ख़त्म नहीं होंगे, जो कि एग्जॉस्ट नहीं होंगे, जैसे कि एयर है, वाटर है और सोलर एनर्जी है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम एयर है वो ठीक है, वाटर की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं सेव वाटर, सेव वाटर। जब हमें पता है कि वाटर ख़त्म नहीं होगा तो फिर हम वाटर को सेव क्यों करें? बिल्कुल, हम जानते हैं कि वाटर जो है वो हमारे लिए कितना नेसेसरी है हमारी लाइफ के लिए, लेकिन अगर हम वाटर का प्रॉपर और सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो वाटर जो है वो कुछ टाइम के लिए ओवर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि वाटर जो है वो ओवर हो जाए। सपोज कोई जगह है, ठीक है, वहाँ से लोग ग्राउंड वाटर जो है वो लेते हैं, अगर उसका वो लोग प्रॉपर यूज़ करेंगे और प्रॉपर तरीके से जो है उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो ग्राउंड वाटर सेव रहेगा। लेकिन क्या होगा कि एक टाइम बाद अगर हमने उसको वेस्ट करना शुरू किया और धीरे धीरे एक टाइम बाद ये होगा कि वो ग्राउंड वाटर कुछ टाइम के लिए जो है वो ओवर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ टाइम बाद वाटर जो है वो वापस से आएगा, नहीं, वाटर आएगा, थोड़े टाइम बाद आए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें मेन फोकस करना है कि हम जितना हो सके उतना वाटर को सेव करें। तो वाटर है, एयर है, सोलर एनर्जी है, ये सब क्या कहलाते हैं? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि ये अबाउंडेंट क्वालिटी में प्रेजेंट होते हैं और साथ ही ये कितना भी इनका यूज़ किया जाए ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। अब बात करते हैं एग्जॉस्टिबल जो है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका यूज़ करने पर वो ईजिली जो है ओवर हो सकते हैं। ठीक, तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को ही दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि ऐसे कौन कौन से एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है कि जो ख़त्म हो गए तो क्या हम उनको वापस से रिन्यू कर सकते हैं, क्या हम उन्हें वापस से प्राप्त ले सकते हैं। तो उस बेसिस पे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल के बारे में। रिन्यूएबल मतलब वापस मिल जाना, यानी कि ऐसे सोर्सेज जो कि जिनको हम वापस गेन कर सकते हैं, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, उस तरह के रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि अवेलेबल होते हैं किसमें? इनफाइनाइट क्वांटिटी में। ठीक, और उनका हम रिपीटेडली बेसिस पे हम उनका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के रिसोर्सेज को कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि फॉरेस्ट है, विंड है, वाटर है, बिल्कुल सही बात है, वाटर का तो हम यूज़ करते ही करते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि वो इनफाइनाइट क्वांटिटी में प्रेजेंट है और हम उनका कितना भी यूज़ कर लें वो हमें रिन्यू हो ही जाएंगे। जैसे कि हमने जस्ट एग्जांपल देखा था कि ग्राउंड वाटर कुछ टाइम बाद आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा, ज़रूर उसमें थोड़े टाइम बाद हमें देखने को मिलेगा। ठीक, तो फॉरेस्ट है, विंड है, वाटर है, और भी कई सारे इसके एग्जांपल्स हैं जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। जैसे कि उस पर जाने से पहले हम इमेज देखते हैं। आप इस इमेज में ईजिली विजुलाइज कर पा रहे होंगे क्या है इस इमेज के अंदर। इसमें फॉरेस्ट है, ठीक, और फॉरेस्ट में क्या प्रेजेंट है भाई? प्लांट ही तो है। ठीक, प्लांट्स हैं, लाइक जिससे मिलके फॉरेस्ट बना हुआ, बड़े बड़े ट्रीज है। ठीक, वाटर प्रेजेंट है और इसके अलावा विंड भी प्रेजेंट है। तो ये सब क्या हुए? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हुए। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल की। नॉन रिन्यूएबल कौन से रिसोर्सेज होते हैं? वो रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं, यानी कि जिनकी कमी होती है ड्यू टू देयर नॉन रिन्यूएबल नेचर। क्यों? क्योंकि हाँ, उन्हें नॉन रिन्यूएबल करना बहुत ही मुश्किल है, वो नॉन रिन्यूएबल नहीं होते हैं, इसीलिए वो अबाउंडेंस में नहीं होते हैं, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। ठीक, और उनकी जो अवेलेबिलिटी होती है may run out in the future and called non renewable resources। उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो इन फ्यूचर हो सकता है कि ख़त्म हो जाए। जैसे कि मैं बात करूँ कोल की, पेट्रोल की, ठीक है, ऑयल की। आप जानते भी हैं
कि जो कोल और जो पेट्रोलियम होता है उसको अगर वो ख़त्म हो जाए तो उन्हें नॉन रिन्यूएबल करने, उन्हें रिन्यू करने में, यानी कि उन्हें वापस में उन्हें गेन करने में कितने साल लगेंगे, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे उन्हें। मतलब आज अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो हमें वापस से उसे लेने के लिए हमें मिलियंस तक वेट करना पड़ेगा। तो तब तक क्या हमारी लाइफ जो है वो सस्टेन कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए बेटर क्या है कि हम कोल एंड जो पेट्रोलियम और जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो मिनरल्स हैं, ठीक, उनका हम प्रॉपरली यूज़ करें। ज़्यादा अमाउंट में अगर उनका यूज़ किया जाएगा किसी भी वे में, तो क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि उनकी अवेलेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर एक बार वो ओवर हो गए तो फिर उन्हें दोबारा नॉन रिन्यूएबल करना बहुत मुश्किल है, वो नॉन रिन्यूएबल नहीं हो पाए, नॉन रिन्यूएबल हो जाएंगे। ठीक, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? वो रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड होते हैं और ड्यू टू देयर नॉन रिन्यूएबल नेचर, उनके नॉन रिन्यूएबल नेचर की वजह से वो उनकी अवेलेबिलिटी जो होती है वो फ्यूचर में हो सकती है बहुत ही कम और मे बी ओवर। सो जिनको हम नॉन रिन्यू नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम दोबारा नहीं पा सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल एंड मिनरल्स। सो हमने डिस्कस किया नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में और साथ ही नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में कि इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, एग्जॉस्टेबल होते हैं। इनएग्जॉस्टेबल कौन से रिसोर्सेज होते हैं? वो रिसोर्सेज जो कि अबाउंडेंट क्वालिटी में प्रेजेंट होते हैं, जिनका हम यूज़ करें कितना भी वो ओवर नहीं होंगे, बट एक प्रॉपर वे में, जैसे कि वाटर है, वाटर को प्रॉपर वे में यूज़ किया जाए, सेव करके रखा जाए, तो वो बहुत आगे तक बहुत ईजिली हमारे न जाने कितने सालों तक और इजीली हम जब तक इस प्लानेट पर लाइफ है तब तक वो हमारे साथ रहेगा। ठीक, उसके बाद हमने एग्जॉस्टेबल पढ़े थे। एग्जॉस्टेबल वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं? एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और उसके डिफरेंस पर ही, उसके बेसिस पर ही हमने उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको रिन्यू करना आसान होता है, ठीक, जो कि रिन्यू हो जाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है, वाइल्ड है, वाटर है, ठीक। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो कि एक बार अगर ओवर हो जाए तो उन्हें नॉन रिन्यू नहीं किया जा सकता, उन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉन रिन्यूएबल। ठीक, कौन कौन से एग्जांपल्स है इसके? लाइक कोल है, पेट्रोलियम जो कि फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं, और इसके अलावा मिनरल्स। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया बायोस्फीयर के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज और उसके टाइप्स के बारे में। आई होप आपका जो डाउट है नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड वो क्लियर हुआ होगा। इस टर्म का मतलब आपको इजीली समझ आया होगा कि व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज। और एग्जाम्स में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप इसका एज अ चार्ट, आप इसको फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं। ठीक।